नमस्कार, ध्येय टीवी का डेली एमसीक्यू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम उन टॉपिक्स को प्रश्नों की शक्ल में ढाल कर लेकर आते हैं जो एक दिवसीय और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अभ्यास सिट मैक्स 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? 1. ये भारत, सिंगापुर और श्रीलंका के बीच होने वाला एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 2. ये 2019 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं केवल कथन 1 सही, बी केवल कथन 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, या डी न तो 1 नहीं 2। सही उत्तर है बी केवल कथन 2 सही। हाल ही में सिंगापुर, भारत और थाईलैंड, न कि श्रीलंका, याद रखिएगा ऑप्शन में श्रीलंका दिया गया था। हाल ही में सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच समुद्री अभ्यास सिटमैक्स का तीसरा संस्करण हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। ये एक त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है जो भारत की सागर यानी कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और समृद्धि नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है। सिटमैक्स का पहला संस्करण 2019 में सितंबर के महीने में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था। इस वर्ष के संस्करण की मेज़बानी थाईलैंड कर रहा है। इसमें बहुत से सामरिक प्रशिक्षण अभ्यास शामिल हैं, जैसे नौसेना युद्ध अभ्यास, सतह का युद्ध अभ्यास। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक समुद्री सुरक्षा को देखते हुए आपसी संबंधों को मजबूत करना है और सामान्य समझ और अन्य प्रक्रियाओं को विकसित करना है। साल 2018 में शांग्रीला वार्ता के दौरान भारत द्वारा इस अभ्यास की घोषणा की गई थी। प्रश्न संख्या 2। भारत ने किस तारीख को अपने पहले ऑडिट दिवस के रूप में यादगार बनाया है? ऑप्शंस हैं ए 17 नवंबर, बी 16 अक्टूबर, सी 16 नवंबर, या डी 20 अक्टूबर। सही उत्तर है सी 16 नवंबर। हाल ही में 16 नवंबर 2021 को देश में पहली बार ऑडिट दिवस का आयोजन किया गया। इस ऑडिट दिवस का मूल उद्देश्य सीएजी के उन प्रयासों को रेखांकित करना है जिनके माध्यम से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो पाती है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो भारत में महालेखाकार का कार्यालय साल 1858 में स्थापित किया गया था। लगभग इसी समय ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रशासनिक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया था। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी एक संवैधानिक संस्था है। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये अपने पद पर अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष अपनी आयु पूरी होने तक, जो भी पहले होता है, रह सकता है। साल 1976 में सीएजी को अकाउंटिंग के कार्यों से मुक्त कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 3। महाभोज तथा आपका बंटी जैसी प्रसिद्ध रचनाओं की लेखिका कौन है? ऑप्शंस हैं ए मृदुला गर्ग, बी प्रभा खेतान, सी चित्रा मुदगल, या डी मन्नू भंडारी। सही उत्तर है डी मन्नू भंडारी। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय लेखिका मन्नू भंडारी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा में जन्मे मन्नू भंडारी को नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक माना जाता था। उन्होंने लगभग 1950 के दशक के अंत से अपना लेखन आरंभ किया और हिंदी साहित्य को आपका बंटी एवं महाभोज जैसी कालजयी कृतियां प्रदान की। मन्नू भंडारी एक प्रगतिशील विचारों वाली लेखिका थीं और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कुछ चुनिंदा लेखकों में शामिल थीं जिन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा और उन्हें सशक्त और स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया। बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से लिखा गया उनका उपन्यास आपका बंटी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में शामिल है। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? ऑप्शंस हैं ए कसोल, बी मलाना, सी पोचमपल्ली, या डी माजुली। सही उत्तर है सी पोचमपल्ली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में नामित किया है। इस श्रेणी में मेघालय के कोंगथोंग और मध्य प्रदेश के लदपुरा खास गांव को भी नामांकित किया गया है। पोचमपल्ली हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर तेलंगाना के नलगोंडा जिले का एक हिस्सा है। इसे भारत के एक सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यह खास डिजाइन की साड़ियां बनाई जाती हैं जिन्हें इकत के नाम से जानते हैं। इस पोचमपल्ली इकत को साल 2004 में जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। पोचमपल्ली गांव से ही आचार्य विनोबा भावे ने साल 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था।
UNWTO की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र के तहत कार्यरत एक एजेंसी है जो सतत एवं सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करती है और इसका मुख्यालय है स्पेन के मैड्रिड शहर में। प्रश्न संख्या 5। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 1. ये तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस का एक उन्नत संस्करण है जो 18 घंटे कैशलेस धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। 2. UPI को साल 2016 में NPCI ने 21 सदस्य बैंकों के साथ लॉन्च किया था। आपके ऑप्शंस हैं A केवल कथन 1 सही, B केवल कथन 2, C 1 और 2 दोनों सही या D ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है बी केवल कथन 2 सही। UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। ये तत्काल भुगतान सेवा अर्थात IMPS का ही एक उन्नत संस्करण है जो कैशलेस पेमेंट प्रक्रिया को बहुत तेज और सरल बनाता है। साथ ही ये 24 घंटे वाली धन हस्तांतरण सेवा है, यानी ऑप्शन में दिया गया था 18 घंटे जबकि सही है 24 घंटे। वर्तमान में शीर्ष UPI ऐप्स में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे और भीम ऐप शामिल हैं। साल 2016 में NPCI ने 21 सदस्य बैंकों के साथ UPI को लॉन्च किया था। वर्तमान में NPCI के एक नवीनतम आंकड़े के अनुसार UPI के माध्यम से लेन देन का मूल्य अक्टूबर 2021 में पहली बार एक महीने में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। ये भारत के डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते मजबूत कदमों को प्रदर्शित करता है। तो ये थे आज के 5 MCQs। आपके कितने हुए क्वेश्चन सही और कितने हुए गलत, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, ये तमाम उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।